हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अभी अपने नियरेस्ट एक एग्जाम है, रिट का एग्जाम। तो उसके एग्जाम में आने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो पिछली बार अपने रिट प्रीवियस पेपर खूब सारे हुए थे, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए, उन सारे प्रश्न को अपन एक बार देखते हैं। और भाषा कौन सी, फर्स्ट लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है तो उस फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश में किस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा करेंगे। जो इसमें 1 से लेकर 40 या 41 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के मेथड के क्वेश्चन है। तो आपको उनमें थोड़ा अपनी तैयारी को थोड़ा बेस्ट रखना है। उसके बाद में जैसे ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें तो आप नॉर्मली जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं अपन। तो अपने पीछे जो पिछले जो सालों में जो रिट का एग्जाम्स आपके हुए थे, तो फर्स्ट लैंग्वेज में जो इंग्लिश है उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज फॉर। वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज फॉर, जो शब्द है वो हमेशा समझे जाते हैं या उनका प्रयोग तो होता है, वो हमेशा लिमिटेड वोकेबलरी में होते हैं, पैसिव वोकेबलरी में होते हैं, एक्टिव वोकेबलरी में होते हैं या कांस्टेंट वोकेबलरी में होते हैं। तो वो यूज होते हैं एक्टिव वोकेबलरी में। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो आंसर बनेगा आपका, कौन सा आंसर बनेगा, वो आंसर बनेगा आपका बी वाला। कौन सा बी वाला आंसर? तो बी वाला आपके जो आंसर है वो है क्या, एक्टिव वोकेबलरी। क्या आंसर है? एक्टिव वोकेबलरी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर वेस्ट कंपैरिजन टेस्ट वाज, डॉक्टर वेस्ट कंपैरिजन टेस्ट वाज लॉन्ग नॉन लिंग्विस्टिक्स है या लिंग्विस्टिक है, कंपैरिजन है या स्ट्रक्चरल है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर बन जाएगा आपके लॉन्ग नॉन लिंग्विस्टिक का। तीसरा जो आपके क्वेश्चन है, वर्बल्स कैन बी इंटरचेंज्ड। तो वर्बियल्स है तो वो हमेशा इंटरचेंज्ड किस में किए जाते हैं? लिखा हुआ ऑप्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है कि कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है कि ग्रामर में चेंज किया जाता है या फ्रेजेज में चेंज किया जाता है? तो आपको इसमें लिखना है कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन में इसको चेंज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, न्यू वर्ड्स एट अर्ली स्टेज should refer to object and action which can be shown and demonstrated in the classroom is a persuasion of. The new words and early stage should refer to objects and actions which can be shown and demonstrated in the classrooms is a persuasion. तो जो शब्द है उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है या उनको शोन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है आपके, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, लिंगुअल मेथड में, सिचुएशनल अप्रोच में और डायरेक्ट मेथड में। तो आपको इसमें ऑप्शन देखना है और वो आपका ऑप्शन इसमें बनेगा स्ट्रक्चरल अप्रोच में, इसको आपको प्रदर्शित या शोन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द एक्सरसाइज ऑफ लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक कौशल है, कौन सा कौशल है वो? तो ये तो आपके एकदम इजी है। एक तो लिखा हुआ है इसमें एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, पोस्टर लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स एंड कमेंट्री ऑन ए रेडियो ये लिखा हुआ है और पंपलेट लिखा हुआ है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो स्पोर्ट्स एंड कमेंट्री ऑन ए रेडियो वाला। नेक्स्ट जो आपका पर्सन है, थोड़ा अपन ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसको। थोड़ा और ले लेते हैं इसको ऊपर। क्या तक इसमें अपन, अब इनको आप देखो क्या क्या लिखा हुआ, 36 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो आपका विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर टू इम्प्रूव बैड हैंड राइटिंग। कौन सा इसमें जो इम्प्रूव है हमारी बैड हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है? तो ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है,
यूज ऑफ बॉल पेन्स, रॉन्ग हैबिट्स, राइटिंग केयरलेसली या प्रॉपर पोस्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सी वन। 37 है, इज नॉट ए टेक्निकल करेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक। तो हमारी किताब उसमें कोई भी अगर अध्याय या पाठ है उसको एक टेक्निकल करेक्टराइजेशन कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है प्रॉपर स्पेसिंग एंड मार्जिन, गुड क्वालिटी वाइट पेपर्स पे, रीडेबल साइज ऑफ द लेटर्स और लेंथी टेक्स्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा लेंथी टेक्स्ट वाला। 38, ब्लैक बोर्ड इज द एड शो फॉर टीचिंग। तो इसमें लिखा हुआ ऑप्शन आपके टेक्निकल, मॉडर्न, चिपेस्ट और फिजिकल। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा चिपेस्ट। 39, ऑडियो विजुअल एड्स सेव। ये हमें क्या सेव करता है ये ऑडियो विजुअल एड्स? तो ऑडियो विजुअल एड्स मनी, इंटरेस्ट, वर्बल इनपुट और इफोर्ट्स। तो कौन सा होना चाहिए इसमें? इसमें हमारा वर्बल इनपुट वो सेव करता है। स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर क्रिटिकल थिंकिंग किसमें होती है? एक तो प्री असेसमेंट में होती है, एक क्लोज टेस्ट में होती है, एक पोर्टफोलियो में होता है, राइटिंग टेस्ट में होता है। तो आपको इसमें लिखना है पीर असेसमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है 41, जिसमें आपके शुरुआत में लिखा हुआ है सीसी इज ए कैरीड आउट इन ए क्लासरूम। सीसी इज ब्लैंक कैरीड आउट इन ए क्लासरूम स्ट्रिक्टली, फॉर्मली, टाइमली और इनफॉर्मली। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं? एक बार वापस से इसको पढ़कर देखना, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा बताना। देखिए आप एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है सी सी इज ब्लैंक कैरीड आउट इन ए क्लासरूम। तो ये 41 क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको स्ट्रिक्टली, फॉर्मली और इनफॉर्मली और टाइमली, तो आपको इसमें करना है इनफॉर्मली। कौन सा आंसर होगा इसमें? इनफॉर्मली आंसर हो जाएगा। देखिए आपने इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीसी इज नॉट अ सक्सेसफुल इन। मुझे लगता है शायद ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, साइज इसकी और बड़ी कर लेते हैं जिससे आपको आराम से खिले। हाँ जी, लिखा हुआ है दिस इज नॉट दिस इज नॉट सक्सेसफुल इन प्राइवेट स्कूल, स्मॉल क्लासरूम्स, क्राउडेड क्लासरूम्स और गवर्नमेंट स्कूल। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? वापस से देखना। वहां पर वो चीज जो सक्सेसफुल नहीं होता है प्राइवेट स्कूल में, स्मॉल क्लासरूम में, क्राउडेड क्लासरूम से। तो आपको इसमें ऑप्शन करना है कौन सा? बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन है आपके क्राउडेड क्लासरूम। तीसरा है फॉर ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज must be liquid and clear, the text book must not be used, the questions must be complex, the questions must be simple। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ए वाला, लैंग्वेज मस्ट बी लिक्विड एंड क्लियर। 44 क्वेश्चन, मैचिंग मैचिंग टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्टर आंसर टाइप, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। मैच वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके किस प्रकार के माने जाते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप आपके माने जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना पैराग्राफ, एक पैसेज दिया हुआ आएगा, उस पैसेज में से हमें आपको आंसर करना है। तो लिखा हुआ है इसमें एम मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, शी threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed that of her plans to earn money by working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay for education। तो शायद ये आपने कहीं पर छोटी क्लास में कोई चैप्टर है रीच ऑन द टॉप के जो चैप्टर है उसमें मारिया शारापोवा का और एक संतोष यादव है,
इस प्रकार के चैप्टर में से ये पैसेज को 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की बुक से, उसमें से आपका ये उठाया गया है। तो सिनोनिम लिखा हुआ है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची वर्ड। रिफ्यूज का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? ग्रांटेड होगा, परमिटेड होगा, डेंड होगा, अलाउड होगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें? इसमें आपका हो जाएगा क्या? डेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनिम से बुलाते हैं पॉलिटिली का। तो पॉलिटिली का जो आपके एंटोनिम्स आपको बताना है, एक मिनट। पॉलिटिली का आपको इसमें क्या बताना है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हो गया आपको विलोम शब्द। क्या बताना है? विलोम शब्द आपको इसमें बताना है। तो कॉटल्यूजली, हम्बली, एंग्री और रैशली, बताओ देखिए कौन सा हो जाएगा? कॉटल्यूजली आपका हो जाएगा। अब उसके बाद में फोर्थ वाला है, द करेक्ट स्पेलिंग इज। स्पेलिंग जो आपकी इसमें करेक्ट है वो आप इसको देख सकते हैं कि एक तो लिखा हुआ है एक अकेडमिशन, ये इस प्रकार की कोई मीनिंग है। दूसरी इसमें जो आपकी मीनिंग लिखी हुई है एक अकेडमिशियन, ये लिखी हुई है। और मीनिंग आपके लिखा हुआ है ACEDAMICIAN, ये इस प्रकार की भी आपकी मीनिंग लिखी हुई है। तो इसमें आपको ये वाली मीनिंग है ACADEMICIAN, ये वाली मीनिंग आपकी राइट हो जाएगी। द वर्ब फॉर्म ऑफ इनरोल्ड, इनरोल्ड की जो वर्ब फॉर्म है वो कौन सी बनेगी? तो इनरोल्ड की वर्ब फॉर्म बनेगी ये इनरोल। इसकी जो बेस्ट मीनिंग है वो होती है इनरोल, सम्मिलित करना। उसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके 49 क्वेश्चन। पार्ट टाइम स्टैंड्स फॉर वर्किंग लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स, वर्किंग द ऑब्लिगेशन, वर्किंग द पार्ट्स, वर्किंग फॉर नो रेम्युनरेशन। तो पार्ट टाइम है वो हमारे हमेशा वर्किंग इन एक पार्ट्स का एक जो भाग है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं पार्ट टाइम। सेकंड वाला जो है पैसेज वो है रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। उसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स हैड conjectured that have the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards away from his cage, Baba saw her and recognized her. He hauled with happiness. He ran up to him and pitied him through the bars, and she stood on his head in the delighted. शायद ये भी मेरे हिसाब से पैसेज है, ये भी आपके 9 वाला क्लास है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर बी ह्यू जो अपनी बुक है उसका लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये पैसेज दिया हुआ है। तो ये वाला वो पैसेज है आपके एनसीईआरटी बुक्स में से। तो देख लो एनसीईआरटी बुक भी आपके लिए कितना मायने रखती है। अब इसमें लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन, जो आपके लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर होल्ड जो वर्ब है, ठीक है, वो हमें बतानी है कि वो कौन से टाइम को यानी कौन से टेंस को शो करती है। तो ही होल्ड विद हैप्पीनेस, द अंडरलाइन वर्ब इज इन है। तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, पास्ट सिंपल की है, पास्ट परफेक्ट की है। तो आपको पढ़े हुए भी है कि यहाँ पर जो ये वर्ब लिखी हुई है ये बिना एचवी के जो वर्ब आई हुई है, बिना एचवी के अगर वर्ब हो तो वो वर्ब आपके V2 बनती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। और हमेशा जो हमारा सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास्ट सिंपल को शो करता है। तो इसमें आपका आंसर कौन बैठेगा? पास्ट सिंपल। क्या जानकारी हो सकती है पास्ट सिंपल की? तो पास्ट सिंपल की जानकारी है V2, या फिर आपको डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिल सकती है। तो भी आप इसी के माध्यम से पास्ट सिंपल को पहचान सकते हैं। तो पास्ट को पहचानने के लिए V2 और या फिर डिड और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी हम पास्ट सिंपल को पहचानते हैं। बाकी सब में आपके हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, एक केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट को या प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं मिलेगा। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 51, नेक्स्ट पेज 51 जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है सी रेन अप टू हिम एंड पेटेड हिम थ्रू द बार्स, द अंडरलाइंड वर्ड इज। वापस से पढ़ना है इसको।
शी ran up to him and patted थ्रो द बार्स द अंडरलाइन वर्ड इज एक इंटरजेक्शन है, एक कंजक्शन है, एक एडवर्ब है, एक जो हमारे ग्रामेटिकल जो टॉपिक के नाम है उनमें से हमारा ये कौन सा वर्ड है। तो ये चीज अपन देखते हैं। तो सी रैन अप टू हिम एंड पेटेड हिम थ्रो द बार्स। तो ये थ्रो द बार्स लिखा हुआ है, जो थ्रो द बार्स है ना, ये जो थ्रो वाला जो वर्ड है हमारा, ये हमारा प्री पोजिशन वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? प्री पोजिशन वर्ड होते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा प्री पोजिशन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है चूज द कंजक्शन। कंजक्शन बोल दो, चाहे कनेक्टिव बोल दो, चाहे लिंकिंग बोल दो, चाहे ज्वाइनिंग बोल दो, ये एक ही वर्ड है दोनों। तो कंजक्शन का मतलब होता है किसी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड कौन से। जैसे इसमें लिखा हुआ हर, तो ये प्रोनाउन है। द डिटरमिनर्स में हमारा आर्टिकल है। बट ये हमारा कंजक्शन है। और विद इन ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो विद इन प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारा डिटरमिनर्स हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कंजक्शन है वो केवल आंसर बनेगा आपके, कौन सा बनेगा? बट वाला आंसर बनेगा। जैसे इसमें इंटरजेक्शन जो खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजक्शन भी पार्ट ऑफ स्पीच है, और प्रीपोजिशन भी पार्ट ऑफ है तो सबके पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन जो थ्रो है अपने आप में ये प्रीपोजिशन वर्ड है, इसलिए हमने इसको प्रीपोजिशन वर्ड चुना है। खूब सारे प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं और कंजक्शन वर्ड भी आपके खूब सारे हैं, तो इसमें आपको बट वाला चुनना है। द डिटरमिनर्स इज। अब डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स हमारे इसमें लिखे हुए हैं, चार ऑप्शन है। देखो पहला तो है एंड। तो एंड का मतलब होता है और, तो ये तो एक हो गया कंजक्शन वर्ड। हेड, ये हेड हो गई हमारी एचवी। इसको एचवी भी बोल सकते हैं अपन, एमवी भी बोलते हैं, दोनों बात है। और अप, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो डिटरमिनर्स के अंदर मैंने पहले भी बातचीत कर दी थी कि द है ना हमारा, ये हमारे डिटरमिनर्स का टॉपिक है। तो हमारा इसमें आर्टिकल, इसमें कौन सा आंसर बैठेगा? सी वाला ऑप्शन बैठेगा, द हमारा डिटरमिनर्स आर्टिकल होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी। अब वही बात आ गई डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, इसके बारे में पहले बातचीत आपको जानकारी दे देते हैं। तो डिग्री बनती है सबसे पहले हमारे एडजेक्टिव की। इसकी बनती है एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देती है, या मोर इन्फॉर्मेशन अपन जिसको भी बोल सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको भी अपन एडजेक्टिव बनते हैं बोलते हैं। और एडजेक्टिव के ही आपको ये इसको डिग्री बनेगी। तो हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं कोई भी, उसकी डिग्री बनती है। और डिग्री हमारे पास में तीन प्रकार की है। कौन कौन सी डिग्री है? एक तो आपके है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी आपके कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी आपके है सुपरलेटिव डिग्री। अब इन पॉजिटिव डिग्री में तो हमारी जो बेस जो एडजेक्टिव हो वो है ही। और कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे पहचानेंगे भाई? अगर पहचानना हो तो किस प्रकार से पहचानेंगे? या तो हमें मीनिंग के पीछे हमें ER लिखा हुआ मिलेगा, या फिर किसी भी एडजेक्टिव के पहले हमें मोर लिखा हुआ मिलेगा, तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो किसी भी मीनिंग के लास्ट में EST लिखा हुआ मिलेगा, और या फिर मीनिंग के आगे हमें मोस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी डिग्री पूछी गई है? कंपैरेटिव डिग्री पूछी गई है। इसका मतलब आपको वो वाले मीनिंग चुनना है जिसके लास्ट में ER हो या आगे MOR मोर लिखा हुआ हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? अब देखो फिर आपके दो वर्ड यहाँ पे, एक तो आप कहोगे आपने बताया कि मोर भी लिखा हुआ है, ER भी लिखा हुआ है, तो हैप्पी है इसके पीछे ER लिखा हुआ है, और हैप्पी के आगे मोर भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मोर हैप्पी बनता नहीं है। हैप्पी की जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है वो हैप्पियर ही बनती है। ठीक है ना? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट हमारा इसमें क्वेश्चन हमें चुनना है। तो राइट क्वेश्चन चुनने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि एक सेंटेंस को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग?
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ये वाली चीज हमें मायने रखती है। तो इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन फिर हमारे किस प्रकार से बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो थोड़ा इसको ऊपर लेके, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, चूज द राइट क्वेश्चन। आपको राइट क्वेश्चन चुनना है। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इन 4 सेंटेंस में कौन सा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एक प्रकार से क्वेश्चन का रूप ले रहा है। अब क्वेश्चन तो पूछने के 2 तरीके हो गए, एक तो हमें एचवी से पूछ सकते हैं और दूसरा हम डब्ल्यूएस से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यूएस तो वर्ड है नहीं, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें नॉलेज रखने के लिए टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो शुरुआत में डी आ रखा है, इसमें भी डी आ रखा है, लेकिन यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद में जो सेल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको आप बेस फॉर्म भी बोल सकते हो। अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिख सकते हैं V0, तो इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड वाले में डिड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ, वापस वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सी की सेल की सेकंड फॉर्म शॉर्ट लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है डज, ठीक है, और सी के बाद में सेल यहाँ पर वापस लिखा हुआ है, उसके बाद में डू और यहाँ पर लिखा हुआ है वापस सेल्स। अब हमारे क्वेश्चन चुनना है राइट। अब देखो इसमें जो गलत है, सबसे पहले गलत है उसको अपन बाहर निकालते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, एक तो डिड सी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स, तो जब सेंटेंस में शुरुआत में डिड आ जाता है ना तो वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब है यह आंसर हमारा गलत। ठीक है, दूसरा डी वाला ऑप्शन, डू अगर शुरुआत में दिया हुआ है और उसके बाद में यह सेल्स, अगर डू शुरुआत में तो वर्ब के साथ में एस या एक्स नहीं लगता है, तो यह भी वाला हमारा ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास में ऑप्शन बचे ए और सी। अब पहले अपन ए को चेक करते हैं। डिड आ रखा है, डिड के बाद में वापस सब्जेक्ट आ रखा है, सेल आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट, तो ये वाला भी आंसर सही है। अब एक सी वाले आंसर को चेक करते हैं। डज सी सेल, तो डज भी सी लिखा हुआ है क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए डज आ गया। सेल द ऑल आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट, तो इसमें ये दोनों के दोनों क्वेश्चन राइट बन रहे हैं। अब इसमें हमारा किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अपन पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग लेंगे, किसकी, सी सोल्ड का। हमारे पर्सन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी सोल्ड, इसका हमें सबसे बढ़िया आंसर हमें चुना, क्योंकि वर्ब ये है पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस और पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, और पास्ट का सिंपल को अगर अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी अपन डिड लिखेंगे, और डिड लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद अपन वी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फिर हमारा आंसर कौन सा बना, तो हमारा आंसर बड़ा ए बड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो डज और डू, ये दोनों वाले ऑप्शन हुए नहीं। और फर्स्ट वाला क्यों हुआ, क्योंकि सी के बाद में वापस सब्जेक्ट दे रखा है और यहाँ पर सी के बाद में वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, ये गलत है। ये हमारा आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्टिव वॉइस। सेना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट, इसका जो हमारा एक्टिव वॉइस चुनना है, ये पैसिव बना हुआ है, हमारे हमें इसको एक्टिव चुनना है। तो देखो इधर आपके पढ़े हुए हैं, जैसे कहीं पर सेंटेंस में हैव, हैज और हैड ये आ रखे हो, तो इनके साथ में वी की 3 फॉर्म का प्रयोग होता है। जब हम इनका पैसिव वॉइस बना जाते हैं ना, तो हैव और हैज और हैड, इनके बाद में हम बीन लगाते हैं और उसके बाद में हम वी की 3 फॉर्म लिख देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हेड बीन लिखा हुआ है, ठीक है, यह हेड बीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर हमें चुनना है क्या, हमें हेड और सपोर्टेड वाली वर्ब वो सेंटेंस चुनना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सेना सपोर्टेड हर मैटरनल आंट, एक तो ये ऑप्शन है, इसमें भी केवल सपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें देखो सेनाज मैटरनल आंट, ठीक है, एंड सपोर्टेड सेना। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हेड बीन। अब देखो सुनो, आपको सुनना एक्टिव वॉइस, तो ये जो सेंटेंस है ये तो पैसिव बना हुआ ऑटोमेटिक, बीन आया हुआ तो ये पैसिव बना, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें हेड वाला चाहिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो कहीं पर हेड आया हुआ है क्या, नहीं आया, यह गलत। सेकंड वाले में नहीं आया, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये आ गया हेड, तो इसमें आपको बीन लगाना पड़ेगा।
तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि पैसिव वॉइस में जब अपन पैसिव के टॉपिक को अपन पढ़ेंगे जब अपन, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा तो किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से आपको थोड़ी इसकी बड़ी बड़ी जो जानकारी थी वो मैंने दे दी है। 57 वाला क्वेश्चन, 57 है, वो कहता है द संत चैंटेड गॉड इज ग्रेट देयर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है, लेकिन ये तो है ही यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस, तो इसका इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है, कोई वर्ब में चेंज नहीं होता है, केवल आपको दैट से वाक्य को जोड़ देना है जैसा का जैसा लिख देना है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं, रेगुलर वाले सेंटेंस होते हैं जिनकी हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहते हैं, इनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो ये इसमें देखो अपन आंसर देखते हैं कौन सा है। हमारा इसमें आंसर एक तो लिखा हुआ द संत सेड दैट गॉड इज ग्रेट, दूसरा आपके आंसर इसमें लिखा हुआ है द संत टोल्ड दैट गॉड इज ग्रेट, गॉड वॉज ग्रेट, इसमें वॉज लगा हुआ है। उसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन है द संत सेड वाई गॉड इज ग्रेट, इसमें यह भी लिखा हुआ है। उसके बाद में एक लिखा हुआ द संत सेड वेदर गॉड इज ग्रेट। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि ये जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहते हैं, इनका कोई चेंज नहीं होता है, केवल दैट कनेक्टिव्स जोड़ दो और ए जैसे के जैसे इसको लिख, तो ए वाला आंसर इसमें राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फॉर द फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन इमीडिएट। तो ये हमारा जो ये फोनेटिक जो ये हमारा बनाया हुआ है यहाँ पर सिंबल, तो इसमें ये हमारा इमीडिएटली का बना हुआ है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वोवल। अब वोवल के आपको नंबर पता होने चाहिए, कितने प्रकार के वोवल होते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ देखें, 20। द नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली, दिस इज प्रिंसिपल इज टर्म्ड एड। तो किस में आ जाएगा ये, द नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन ए माइंड परमानेंटली, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्संट्रेशनेस से का ये आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस रिट में पूछे जाते हैं और आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। अब देखो क्वेश्चन 31 से लगाकर 44 तक आपके मेथड के आधार पर आगे टीचिंग मेथड के आधार हो गए, उसके बाद में ये आपके ग्रामेटिकल हो गए जो आपके विशेष से पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ग्रामर का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और आपको नॉर्मल जानकारी देखती है, और नेक्स्ट अपन क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।